हेलो। अब भाई किसका इशू है? हाँ ठीक है ठीक है। अभी मैं लेक्चर को दोबारा रिपीट करता हूँ यहीं से, क्योंकि थोड़ा सा इशू हो गया था हमारे ऑडियो के साथ गालिबन। अच्छा, तो हमने अभी बात की थी कि टाइम पीरियड, लेंथ, जी एंड टू बाई, इन सब का आपस में क्या लिंक है एंड व्हाट इज टी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टी? टी इज़ अ टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड होता है क्या? आम अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ कि अगर जो सिंपल पेंडुलम का बॉब है, ये बॉब या बॉल जो भी आप इसको कह दें, ये यहाँ से अगर मैं इसको रिलीज करता हूँ, इट विल गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। देन इट विल अगेन कम फ्रॉम पॉइंट बी to point A. The time taken for the ball or the bob from point A to again point A onto the same place by completing one complete rotation, that is the time period. It means कि अगर जो बॉल मैंने उठा के इस पोजीशन में लेकर आया, यहाँ पर आ गई बॉल, ठीक है। बॉल को मैंने रिलीज किया, इस कंडीशन में आई, इधर तक आ गई, ठीक है। यहाँ तक आई एक्सट्रीम पोजीशन में, यहाँ पर थोड़ी सी देर रुकी, उसके बाद दोबारा से अपनी रोटेशन कंप्लीट करते हुए अपने दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक आ गई। अब यहाँ दोबारा से इसी कंडीशन में आते आते उसको जितना भी टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। समझ आ रही है? अब देखें, हमने बात की टाइम पीरियड की। अगर मैं लेंथ बढ़ा देता हूँ, स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ा देता हूँ, अगर मेरे पास इतनी सी एक है और एक इतना बड़ा पेंडुलम है, बेशक ये इसकी जो बॉब का साइज है सेम रखें यहाँ, बेशक बॉब का साइज मैटर नहीं करता है। देखिए कहीं पे भी एम नहीं लिखा हुआ इस पूरी इक्वेशन के अंदर। इसका ये मतलब है कि जितनी बड़ी आप मर्जी मैच लगा दें, जितना मर्जी आप छोटा मैच लगा दें, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देखें, अब इसकी लेंथ छोटी है, इसकी लेंथ बड़ी। अब मुझे बताएं कि मैंने इसको उठा के यहाँ पर ले आया, इसको भी उठा के मैं यहाँ पर ले आया। अब मुझे बताएं कि इसमें से जल्दी कौन सा वापस अपनी जगह पर आएगा? देखिए ना, लेंथ जितनी छोटी होगी उतना छोटा टाइम पीरियड होगा। अगर ये छोटी लेंथ है तो इसका क्या मतलब है, जल्दी से इसी पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन इसका क्या है कि ये लेंथ बड़ी होने की वजह से थोड़ा सा स्लो होगा, ऐसे काफ़ी स्लो होगा, ठीक है। अब यहाँ से तो हम ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक हो गया। ये तो हम टेस्ट कर भी सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट जी? व्हाट इज जी? जी इज एन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। ये भी कांस्टेंट है। अगर जमीन की हम बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, तो जी इज कांस्टेंट एवरीवेयर, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल पेंडुलम की जनरलाइज्ड बात की जाए तो जी अफेक्ट करता है। अगर हम मून के ऊपर जाके सिंपल पेंडुलम को ऑपरेट करेंगे तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब टाइम पीरियड उसका ज़्यादा हो जाएगा। टाइम पीरियड कम नहीं होगा, टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होती जाएगी, टाइम पीरियड उतना कम होता जाएगा। आवाज़ का इशू मैं अभी चेक करवाता हूँ, मेरा चेक करो यार। सही है सर। अच्छा, बाकी सबको आवाज़ आ रही है? कोई नहीं, क्योंकि एक दो बच्चे को कोई बार बार आवाज़ का इशू आ रहा है। आ रही है? अच्छा हाँ, अच्छा हमारे पास तो सही आ रही है, आपकी तो मेरे ख्याल से इंटरनेट का इशू है। तो आप अपना इंटरनेट दोबारा रीस्टार्ट कर लीजिए, उससे हो जाएगा ठीक। चलें, हम जब तक सिंपल हार्मोनिक मोशन का ऑलमोस्ट समझ लेके, ये रीकैप क्लास ही है। जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं आप आज साथ साथ करते जाइए, मैं उसका जवाब देता जाऊंगा, ठीक है। बेसिकली ये उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी थी कि होता क्या, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया कि टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, टी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। लेकिन अब देखें, अभी मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो आपको कोई भी टीचर या कोई भी बुक नहीं बताएगी, ठीक है। तो वाह इज 2 पाई देयर, 2 पाई एक कॉन्स्टेंट है तो क्यों है? जिस तरह हमने पिछले से पिछले गालबन जो फर्स्ट हमारा फर्स्ट सेकंड लेक्चर था उसके अंदर हमने
मास अटैच टू अ स्प्रिंग पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जो के की वैल्यू आती है वो क्यों आती है। देखिए के स्प्रिंग कांस्टेंट है, अगर स्प्रिंग की हम बात करते हैं तो स्प्रिंग का कांस्टेंट आता है, समझने वाली बात है, ठीक है, यानी कि लॉजिकल सी बात है। अगर स्प्रिंग की बात करते हैं तो स्प्रिंग की भी कोई ना कोई अपनी उसके अंदर रोल है, तो उसकी उसकी जो रोटेशन है, उसकी जो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है, उसके अंदर उसका कोई ना कोई रोल खुद का भी है, ठीक है। स्प्रिंग अगर सख्त होगा, बहुत मतलब मोटे मेटल का होगा, तो उसको टाइम का कम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा कि वो जल्दी से अपनी जगह पर आ जाएगा। लेकिन अगर स्प्रिंग थोड़ा सा ढीला ढाला है, ठीक है, तो उसको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो लचकदार होगा, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, जिसकी वजह से उसको टाइम ज़्यादा लगेगा वापस अपनी जगह पे आते हुए। सेम एज इट इज़ इसमें भी यही है कि लेंथ के ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है। ये हमारे पास दो चीज़ें वेरिएबल हैं, ठीक है, इनको हम वेरी करते जाएंगे, हमारे पास टाइम पीरियड चेंज होता जाएगा। लेकिन वाई इज़ 2 पाई देयर, 2 पाई क्या मकसद है? अगर आप 10th क्लास अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो मे भी आपको ज़्यादा इस चीज़ का ना पता हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक राइट साइड पे मैं क्वाड्रेंट ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। अगर मैं एक वेव की बात करता हूँ, ये इस तरह की वेव एक कंप्लीट होती है। ये कैसे बात हुई? मतलब ये देखें, ये जो लाइन मिडल वाली लाइन है ना, ये रिप्रेजेंट करती है ओरिजिन को, दिस रिप्रेजेंट्स एन ओरिजिन, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने मैनुअली उठाकर इस पोजीशन तक ले गया, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। ये जो मैक्सिमम लाइंस है, ये दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन, दैट इज पॉइंट ए, दैट इज पॉइंट बी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लेकर आया पॉइंट ए का, यहाँ तक बॉल आ गई, ठीक है। अब मैंने रिलीज किया तो क्या करेगा, ये ओ की तरफ मूव करेगा। अब देखिए ग्राफ के अंदर भी यही रिप्रेजेंट है कि ये ओ की तरफ मूव कर रहा है, ना ए से ओ की तरफ मूव कर रहा है। अब ओ से कहाँ पर मूव कर रहा है? बी की तरफ, ठीक है, मीन से दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। तो ग्राफ भी एज इट इज आपको शो कर रहा है। अब देखें ओ पे आया, दोबारा इसने बी की तरफ मूवमेंट स्टार्ट की। जब बी के ऊपर पहुंच गया, यहाँ पर बी, यहाँ से मूवमेंट इसकी बी तक आई, बी तक पहुंच गया, फिर बी से दोबारा ओ की तरफ आएगा, या ओरिजिन की तरफ आएगा, या मीन पोजीशन की तरफ आएगा। बी तक आया तो दोबारा से ओ पे चला गया, ठीक है। ये कंप्लीट सर्कल है, ये देख लें, दिस इज अ कंप्लीट सर्कल। अगर मैं इसको ऐसे रखूं और इसको मैं शिफ्ट करके इसके नीचे ले आऊं, तो ये पूरा का पूरा सर्कल एज इट इज बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक दिस इज अ पाई, ठीक है, और यहीं से यहाँ तक दैट इज आल्सो पाई। पाई का मतलब है 180 डिग्रीज। देखें यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी लाइन है ना, ये इसने रोटेशन कंप्लीट करके यहाँ तक आ गया, तो इसका ये मतलब है, मैं बताता हूँ, इसका ये मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक सीधी एक ही लाइन के ऊपर अगर आपकी एक रोटेशन है तो दैट इज अ कंप्लीट पाई, एंड द नेक्स्ट रोटेशन इज आल्सो पाई, ठीक है। ये कंप्लीट रोटेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज अ टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट फ्रॉम दिस जीरो फ्रॉम अप अंटिल दिस, दैट इज अ कंप्लीट टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक बात होगी, ठीक है। देन पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? अगर नहीं आई तो दोबारा से मैं बता देता हूँ आपको, तो अभी देख लें। अच्छा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। 2 पाई का बेसिकली मकसद ये है कि जो उसकी कंप्लीट रोटेशन होती है, कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है, अगर हम उसको मैथमेटिकल टर्म के अंदर देखना चाहते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आया, ये सेमी सर्कल है, मतलब सेमी सर्कल तो नहीं, यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट होगा तो एक सेमी सर्कल कंप्लीट होगा, यानी कि ये और ये रोटेशन जो है आपकी, इन दोनों का अगर आप ऐड करें तो ये पूरी की पूरी रोटेशन ऐसे बनती है, ठीक है। फिर सेकंड रोटेशन आपकी ऐसे बनती है, दैट इज अ कंप्लीट सर्कल, ठीक है। कंप्लीट सर्कल को प्रेजेंट करने के लिए हम क्या बोलते हैं? 2 पाई। अच्छा, अब ये अंडर रूट का साइन क्यों आया? अंडर रूट का साइन इसी वजह से आता है कि अगर आप लेंथ को डबल कर दें,
अगर आप लेंथ को डबल कर दो टाइम पीरियड डबल नहीं होता, टाइम पीरियड आपका डबल नहीं होता। टाइम पीरियड आपका उसी तरह थोड़ा सा डिमिनिशिंग रिटर्न्स है उसके। डिमिनिशिंग रिटर्न्स का ये मतलब है कि आप उसको इंक्रीज करते जाएंगे तो वो बिल्कुल माइन्यूटली इंक्रीज करेगा टाइम पीरियड आपका। लेंथ अगर आपकी 1 मीटर है और आपका जो टाइम पीरियड है वो 1 सेकंड है, 1 सेकंड के अंदर आपकी कंप्लीट रेवोल्यूशन है फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस टेक्स 1 सेकंड। अगर ये 1 सेकंड ले रहा है, ठीक है, अगर आप लेंथ उसकी 2 मीटर्स कर देंगे तो 2 सेकंड नहीं लेगा, ठीक है, वो 2 सेकंड नहीं लेगा। उसने अंडर रूट 2 की या जो भी वैल्यू है पॉइंट समथिंग, मुझे करने दीजिए कितना होगा ये, अंडर रूट ये 1.4, यानी कि तकरीबन डबल होने की बजाय 1.4 सेकंड्स के अंदर आएगा, यानी कि 2 सेकंड्स की बजाय 1.4 सेकंड्स के अंदर आएगा। इसी तरह अंडर रूट 3 करते हैं तो आपका वैल्यू चेंज आएगी। अगर 3 टाइम्स नहीं होगा 1.707 या 73 समथिंग जितना भी आता है उसका आंसर, ठीक है। इसी वजह से ये अंडर रूट लगाया गया, क्योंकि जितनी भी ये एल की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यूज है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो सही, मतलब लेंथ आप इंक्रीज करेंगे टाइम भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लेंथ आप डबल कर देंगे तो टाइम पीरियड भी डबल हो जाएगा, दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। लेंथ आप इंक्रीज करेंगे टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, लेकिन अंडर रूट की वैल्यू के साथ, दैट इज व्हाई। अब देखिए सिंपल एक्सप्लेनेशन, अगर मैं आपको ये बुक सही सिंपल एक्सप्लेनेशन में आपको पढ़ा कर दिखा सुनाने वाला हूँ, ठीक है, बुक्स आप अपने साथ खोल लीजिए बेशक, ठीक है, और ये जो दो तीन मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको, ये आपने नोट करने हैं, ये आपको होमवर्क भी होगा साथ, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में इसकी लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन या मीन पोजीशन सच दैट इट्स एक्सेलरेशन, मतलब इसकी जो डेफिनेशन है बेसिकली ये है कि इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। इसकी मीन पोजीशन से ही उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी और उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन के टुवर्ड्स होगी। डिस्प्लेसमेंट उसकी, अगर एक्सट्रीम पोजीशन की हम बात करते हैं तो मीन पोजीशन की तरफ होगी, अगर मीन पोजीशन से बात करते हैं तो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ होगी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जितना बड़ा होता जाएगा उतनी ज़्यादा उसकी एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है, दैट इज़ वाई। अच्छा, मैं इसके क्लास के एंड पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा और 2-3 मिनट हम आपको देंगे इंशाल्लाह, ताकि मैं आपसे आंसर पूछ सकूं कि आपके आंसर, और चीटिंग तो आप कर नहीं सकते क्योंकि चैट सिर्फ मुझे मिलेगा, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट फीचर्स, इन फीचर्स के अलावा अगर कोई भी बॉडी जो है, अगर ये फीचर्स अप्लाई नहीं हो रहे उसके ऊपर, तो दैट इज़ नॉट द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं या फिर क्या उसके लिए शर्तें हैं, शराइत हैं, वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। अब बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट द फिक्स्ड पोजीशन, ये हम तकरीबन चौथा ही लेक्चर है लगातार हम इसी बात को हम दोबारा रिपीट करते जा रहे हैं कि मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन की ही तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा तो सही, लेकिन मीन पोजीशन को क्रॉस करता हुआ जाएगा, ठीक है। जब एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगा देन इट विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। अब देखें इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब उसकी एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स मीन पोजीशन है और उसकी वाइब्रेशन भी अराउंड मीन पोजीशन है, ठीक है। अब देखें द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। इंग्लिश लिखी हुई है, बात अगर नहीं समझ आती तो मैं इसको समझा देता हूँ। इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास सिंपल पेंडुलम है, 1 मीटर की लेंथ है और 10 ग्राम्स का आपने बॉब लगाया हुआ है, जितने मर्जी आप उसको मैस का बॉब लगा लें, डजंट मैटर, ठीक है। अगर आप उसको उठा के 2 सेंटीमीटर तक ऊपर आप ले जाते हैं तो उसका टाइम पीरियड फॉर एग्जांपल बनता है 1 सेकंड, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको 1 सेंटीमीटर की बजाय उठा के 5-6 सेंटीमीटर तक ले जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ड्रा करने लगा हूँ, ठीक है, यहाँ से उठा के आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेकर आते हैं तो उसकी मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक वापस 1 सेकंड है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट सिनेरियो में मैं क्या बता रहा हूँ कि वही चीज़, वही सिंपल पेंडुलम मैं उसको उठा के यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताएं कितना टाइम लगेगा,
मैंने ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछना था बेसिकली, लेकिन अब ये आ गया। ठीक है, अब इसमें यही है कि अब देखें जितना मैंने इसको उठा के दूर लेकर चला गया उसकी एक्सेलरेशन उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर मैं लेकर के उसकी एक्सेलरेशन कम है, क्यों? क्योंकि इसकी मीन पोजीशन से डिस्टेंस कम है। अब उसकी मीन पोजीशन से मैंने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दिया। I have increased the displacement from the mean position when I applied a force on a bob to take it to the extreme position। ठीक है, अब मैंने इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर चला गया और मैंने इसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दी, तो क्या करेगा? अब ये थोड़ी सी इससे थोड़े जो फर्स्ट सिनेरियो है उससे थोड़ा सा स्पीड में आएगा, फिर वापस उतनी स्पीड में आएगा, लेकिन इसका टाइम पीरियड अभी भी 1 सेकेंड ही होगा। अगर आपका जहन में आंसर इसके डिफरेंट था, दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जितना दूर हम लेकर जाते जाएंगे नहीं बचे 6। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, ये देख ले पिछले लेक्चर में, पिछले एक्सरसाइज में। अब देखिए यहाँ पर टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड जी। अभी ना हमने लेंथ चेंज किया, ना हमने जी चेंज किया, ना 2 पाई हमने चेंज किया, हमने सिंपल उसको डिस्प्लेसमेंट दे दिया। देखिए डिस्प्लेसमेंट का कहीं पर भी जिक्र ही नहीं है। आप बेशक घर में एक्सपेरिमेंट करके देख लें, स्टॉप वॉच आपके पास सबके पास है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट आप करके देख लें। ठीक है, आप ये देख लें और ये आपको खुद हैरानी होगी कि भाई ये क्या बात हो गई। ठीक है, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड है। वैसे टाइम पीरियड टाइम ही होता है। टाइम पीरियड इज अ टाइम टेकन फॉर अ बॉडी टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन फ्रॉम पॉइंट ए टू अगेन पॉइंट ए आफ्टर कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड। ठीक है, अब देखें हम किधर तक पहुंचे थे। या देखिए एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट मीन पोजीशन। अगर मीन पोजीशन पर हमने उसको छेड़ा ही नहीं है तो एक्सेलरेशन हो गई नहीं, जीरो होगी। लेकिन अगर हम उसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाते हैं तो उसकी एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगी। ठीक है, इवन आप उसको मूव भी करेंगे तो एक्सेलरेशन उसकी यही कंडीशन होगी, क्योंकि आपकी वेलोसिटी जो होती है मैक्सिमम हो जाती है आपकी मीन पोजीशन में, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइन थीटा आपको मैंने बताया था पिछली दफा के साइन थीटा विल बी जीरो, साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा। अब देखें इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। वही मैंने आपको बात बताई कि जब वो रोटेशन कंप्लीट करता करता यहाँ से रोटेशन कंप्लीट करता करता अगर मीन पोजीशन पर आ जाता तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम बट एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पर मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात करता हूँ देन द वेलोसिटी इज जीरो। वेलोसिटी किस तरह जीरो होगी? क्योंकि वो वहाँ पर बॉडी जाकर थोड़ी देर ब्रीफली इट विल स्टॉप, थोड़ी देर के लिए स्टॉप होगी, लेकिन एक्सेलरेशन उसके पास मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये होती है क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। काइनेटिक एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ लें कि ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ठीक है, फिर उसके अंदर हम थोड़ी सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आ जाते हैं कि व्हाट इज अ वाइब्रेशन, व्हाट इज टाइम पीरियड एंड समथिंग समथिंग लाइक दिस। अच्छा, ये मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे एलाबोरेट कर दें कि 1 मीटर है होगा लेंथ, क्या चीज़ है इसकी वजह से मुझे थोड़ा क्लियर करके क्वेश्चन मुझे किया करें ताकि मुझे भी समझ आए। लेकिन बीच में से कोई दो लफ्ज़ रैंडमली फेंकेंगे तो मुझे नहीं समझ आएगी। अच्छा, जब तक हम इसके ऊपर करते हैं, अभी आप क्वेश्चन इसके ऊपर करते जाइए, क्योंकि हमारे पास आज टाइम तकरीबन 15 मिनट होंगे हमारे पास क्वेश्चन के। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन आज आपने कंप्लीट करना है, बिल्कुल कंप्लीट, आपके माइंड के अंदर भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए वाइब्रेशन, हमने बात की थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन, लेकिन वाइब्रेशन इटसेल्फ व्हाट इज वाइब्रेशन होती क्या? ठीक है, अब देखिए वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, अब देखिए राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ठीक है, मैं अब देखिए वाइब्रेशन की बात अगर हम करते हैं
अच्छा, मोबाइल के अंदर जो वाइब्रेटर्स वगैरह लगे होते हैं, वाइब्रेशंस लगी होती है, वाइब्रेट जो करता है वो कैसे करता है उसमें? तो उसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि उसके अंदर एक मोटर लगी हुई होती है। उसके जो मोटर के ऊपर जो उसका रोटेटरी पार्ट होता है या मूवेबल पार्ट होता है, उसकी सिर्फ एक साइड में थोड़ा सा मेटल ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि उसके मेटल यूं लगा होता है थोड़ा सा, ये यहाँ पर उसका एक्स्ट्रा मेटल लगा होता है यहाँ पर। अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह की मोटर है, मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रही है बनाते हुए। ठीक है, जब ये रोटेट करती है तो वाइब्रेशन आपकी होती है। ठीक है, क्यों वाइब्रेशन होती है? क्योंकि यहाँ पर इसका वजन ज़्यादा है जिसकी वजह से वो हिलती है मोटर। ठीक है, नाउ इट इज़ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन या कंप्लीट राउंड ट्रिप। ठीक है, सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, सॉरी, सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं। मैं इधर साइड में बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से वापस आया। ठीक है, अगर मैं इन सारी चीज़ों को ऐड करता जाऊँ आपस में, ठीक है, इन सारी चीज़ों को ऐड करते हैं, पूरा का पूरा सर्कल एक कंप्लीट बनता है। दैट इज़ अ कंप्लीट राउंड ट्रिप। ठीक है, स्प्रिंग अटैच, मैथ अटैच टू अ स्प्रिंग। यहाँ से यहाँ पर जाएगी वैल्यू, यहाँ से यहाँ पर जाएगी वैल्यू, फिर यहाँ से यहाँ तक वापस, मतलब मैथ आता जाएगा। दैट इज आल्सो अ कंप्लीट रोटेशन। ये भी ऐसे बनेगा, जीरो से उठा, एक्सट्रीम पे गया, वापस मीन पे आया, फिर एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस मीन पर आ गया। दैट इज अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। अगर मैं इन दोनों को आपस में ज्वाइन करता हूँ तो दैट इज अ कंप्लीट सर्कल। ठीक है, दैट इज अ कंप्लीट राउंड ट्रिप। जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर उसने खत्म किया। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स को क्रॉस करता हुआ है। अगर नेक्स्ट रेवोल्यूशन की बात करते तो वो भी ऐसा ही होगा। मतलब ये देख ले, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों के रिपीट होते जा रहे हैं, यानी कि सर्कल दोबारा से रिपीट होता जा रहा है। तो हमारे लिए इजी हो गया थोड़ा सा समझ। ठीक है, टाइम पीरियड की मैंने बात की थी, टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। अब देखिए, वाइब्रेटिंग बॉडी की बात कर रहे हैं जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। इट मीन कि अगर मैं सिंपल पेंडुलम की बात करता हूँ तो मैंने उठा के इस पोजीशन में लेकर चला गया, राइट। तो यहाँ से कंप्लीट करता हुआ यहाँ पर आएगा, यहाँ से वापस आ जाएगा इस कंडीशन में। तो यहाँ से यहाँ तक उसको पहुँचते पहुँचते जितना टाइम लगेगा, दैट इज कैपिटल टी, टाइम पीरियड। ठीक है, स्मॉल टी और कैपिटल टी के अंदर फर्क आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉल टी का मतलब है कि रैंडम टाइम, मतलब कोई भी टाइम आप ले सकते हैं। यहाँ से लेके एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन के बीच में कितना टाइम लगेगा? मैं कहता हूँ 0.25 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड का है तो 1.25 सेकेंड, दैट इज स्मॉल टी। लेकिन व्हाट इज कैपिटल टी? कैपिटल टी की अगर मैं बात करता हूँ, टाइम पीरियड की बात करता हूँ, तो इट इज गिवन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंप्लीट रेवोल्यूशन टाइम। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर ली उसने, तो वो उसका मैं टाइम आपको बता रहा हूँ। देखिए, राउंड ट्रिप का मैं दोबारा से बता देता हूँ। राउंड ट्रिप का मतलब ये है कि घूम के और वापस अपनी जगह पर आ जाना, उसको हम कहते हैं राउंड ट्रिप। बेसिकली आम अल्फाज में उसका कहने का यही मतलब है कि घूम के अपनी जगह पर वापस आ जाए। ठीक है, 360 राउंड ट्रिप का वही मतलब है कि 2 पाई, जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि व्हाट इज 2 पाई, के कंप्लीट सर्कल अपना वो कंप्लीट रेवोल्यूशन अपनी कंप्लीट करता है। ठीक है, अभी मैं इधर एक चीज़ बनाने लगा, मैं आई होप आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखें, यहाँ पर एक सर्कल है और दूर हो गया थोड़ा सा। अगर मैं इन दो सर्कल्स की बात करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ बिल्कुल मिडल में। ठीक है, अब देखें, ये पूरा सर्कल है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं बॉटम वाला सर्कल छोड़ देता हूँ, ये इस सर्कल की बात करता हूँ, ये वाला। ठीक है, अब देखें, ये वाला सर्कल आप छोड़ दें, ये वाली साइड आप छोड़ दें, अब ये दोनों साइड्स आप कंप्लीट करेंगे तो एक सर्कल कंप्लीट बनता है कि नहीं बनता? बनता है ना। देखिए, ये सेमी सर्कल है, ये हाफ सर्कल है, ये कंप्लीट एक सर्कल बन जाता है। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा तो एक कंप्लीट सर्कल बनेगा, या कंप्लीट राउंड ट्रिप बनता है। ठीक है, इसी की हम बात कर रहे हैं, बस दैट्स इट। और ये राउंड ट्रिप किस तरह आता है कि मैं यहाँ से मूव करता करता एक्सट्रीम पोजीशन में गया, एक्सट्रीम पोजीशन दोबारा मूव करता करता अपनी पोजीशन पर वापस आ गया जहाँ पर मेरी अपनी मेन पोजीशन थी। ठीक है, ये हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल, ये कंप्लीट सर्कल या राउंड ट्रिप बन जाता है, जिसको हम वन वाइब्रेशन या SHM की एक रोटेशन बोलते हैं। हेडफोन्स लगाइए, शायद मुझे सही समझ आ जाएगा। अच्छा, अब व्हाट इज फ्रीक्वेंसी?
फ्रीक्वेंसी होती है कि नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स, ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल दैट इज हैपनिंग इन 1 सेकेंड, ठीक है, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। या ठीक है, ये देखें नंबर ऑफ वाइब्रेशन और सर्कल्स ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड, ये बुक की वर्डिंग है। मैं अपनी वर्डिंग में आपको बताना चाहूँ कि 1 सेकेंड के अंदर अंदर वो कितने ट्रिप्स कंप्लीट करता है। कुछ होंगी, एक ट्रिप भी कंप्लीट नहीं होगा तो उसकी जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की वो पॉइंट्स में चली जाएगी, ठीक है। अब देखें जितने भी आपके मोबाइल फोन्स हैं, आपके कंप्यूटर्स हैं, टैबलेट्स हैं, उसके ऊपर आपने पढ़ा होगा कि भाई इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है दैट इज 2.5 गीगाहर्ट्ज, 2.8 गीगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज, डिपेंड्स, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली। अब इसका ये मतलब है, अगर मैं 1 गीगाहर्ट्ज की बात करता हूँ तो 1 × 10⁹ सर्कल्स या वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड हो रहे होते हैं उसमें, ठीक है। दैट इज द प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी का भी यही मतलब है कि कितनी रोटेशन वो 1 सेकेंड के अंदर करता जा रहा, ठीक है। एंड दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, एग्जैक्टली रेसिप्रोकल है उसका कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t एंड t इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। देन t इज इक्वल टू 1/f आल्सो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम पीरियड गिवन है तो फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं। ये बस आपको पता होना चाहिए, इतनी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं। और एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है कि यहाँ से मैं अगर यहाँ पर लेकर जाता हूँ बॉब को उठाकर पोजीशन पर, तो ये इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अगर मैं इसी बॉब को उठाकर बिल्कुल नजदीक ले आता, दूर नहीं लेकर जाता था, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम हो गया। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इसकी मीन पोजीशन से दूर कितना है, ठीक है। जितना ज्यादा दूर होता जाएगा उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करें, एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि ग्राफ के अंदर हम उसको आपस में ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, कि क्या, मुझे देखें एक मिनट, व्हाई वी ट्रांसफॉर्म अ वेव इनटू अ सर्कल। तो जब हम ट्रांसफॉर्म कुछ भी नहीं कर रहे, वेव खुद ही एक सर्कल बता रहा है, ठीक है। बेसिकली ये राइट साइड पे हम चलते जाते हैं तो ये होता है टाइम, ठीक है। टाइम इस साइड पे जाते जाएंगे इंक्रीज होता जाएगा टाइम, और ये हमारे पास होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है, कि हमने इस बॉब को कितना ऊपर लेकर के। मैं कहता हूँ कि मैं उठा के बॉब को यहाँ तक इस कंडीशन में इतनी दूर लेकर चला गया, दैट इज लाइक 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने उसको छोड़ा तो टाइम इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। टाइम मैंने छोड़ा तो टाइम बढ़ेगा ना, उसी सेकंड में तो नहीं ना एकदम से टेलीपोर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ तक आते आते उसको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से इसकी मूव करता करता दोबारा से मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, थोड़ी देर स्टे करेगा, फिर उसके बाद दोबारा से मीन पोजीशन पे जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे रिपीट होता जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ बनता ही ऐसे है, आप विकीपीडिया करके देख लें, विकीपीडिया के ऊपर आपको इसकी मूवमेंट बता रहे होंगे, ठीक है। अगर ये मुझे मिलती है तो मैं आपको ना इसमें दिखा भी दूंगा, लेकिन इस पर थोड़ा शो करना मुश्किल है, ठीक है। तो ये कंप्लीट रोटेशन है। अब मैं किसी एक पॉइंट को लेता हूँ और उसी पॉइंट को दोबारा देखता हूँ कि वो दोबारा पॉइंट कब आया। यहाँ पर तो पॉइंट आया, लेकिन उसके बाद पॉजिटिव सर्कल भी आ रहा है, यानी कि ऊपर वाला सर्कल भी आ रहा है, जिसका क्या मतलब है, मेरा रोटेशन कंप्लीट नहीं हुआ। रोटेशन कंप्लीट होने का ये मतलब है कि सारी की सारी वेव्स दोबारा आ चुकी हों, मतलब रिपीटिशन ना हो रही हो बीच में। अब देखिए इसमें नई चीज़ आ रही है, ये भी नहीं है, ठीक है, रेपिटेशन नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट सर्कल बनता है, इसके बाद दोबारा रिपीट हो जाता है सर्कल, ऐसे करके दोबारा से रिपीट होता है, यानी कि एक बॉटम पे एक टॉप पे, एक बॉटम पे एक टॉप पे, बॉटम और टॉप मिलाकर एक वेव बनती है यहाँ तक, लैम्डा। लैम्डा तो हम मेरे ख्याल से शायद पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, ठीक है। नाउ द टाइम टेकन फॉर दिस सिनेरियो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज टाइम पीरियड, ठीक है, समझ आ रही है। और क्वेश्चंस करते जाइए, मैं साथ साथ जवाब देता जा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन ही चल रहे हैं, ठीक है। मैं अभी मेरे ख्याल से, ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब देखें, द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास एंड एम्पलीट्यूड। मास का ये मतलब है कि आप जितना वजनी इसके ऊपर बॉब लगा दे, पत्थर लगा दे, ईंट लगा दे इवन, तो उसका टाइम पीरियड सेम रहेगा अगर आपकी लेंथ ऑफ जो रोप है वो सेम है, ठीक है। और आप उसको उठा के जितना मर्जी दूर ले जाएं या जितना मर्जी उसको नजदीक रखें अपने मीन पोजीशन से, उसने उतना ही टाइम पीरियड निकालना है वापस अपनी जगह पर, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन ये सिंपल इन्फॉर्मेशन है, ये बात आ जाती होती है कि क्रिश्चियन ह्यूजिन्स, ठीक है,
उसने पेंडुलम क्लॉक इन्वेंट की थी 1656 में, एंड ही वाज इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जिसने कंपास वगैरह, मेरे ख्याल से मुझे कंफर्म नहीं है उसकी हिस्ट्री। ठीक है, अब उसने ये देखा कि जितने भी पेंडुलम्स हैं अगर उनकी लेंथ अगर सेम कर दी जाए तो वो एक ही टाइम पीरियड के अंदर वो 1 रोटेशन उसकी कंप्लीट होती है। तो उसने 1 सेकंड पेंडुलम इजाद किया था, या 1 सेकंड पेंडुलम उसने इन्वेंट किया था, जिसकी वजह से हमारी अभी तक क्लॉक्स चल रही है। ठीक है, अब आपके मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मैं दोबारा से आपको, अब एक मिनट मैं जरा क्लियर पेपर पे आ जाऊँ। ठीक है, अब मेरी 1 रोटेशन कंप्लीट हो रही है, ये 1 रोटेशन कंप्लीट है, सेकंड रोटेशन चली, थर्ड रोटेशन चली। ठीक है, रोटेशन तो चलती रहेगी ना, क्योंकि पेंडुलम आपका एक रोटेशन कंप्लीट करके रुकेगा नहीं, उसकी रोटेशंस चलती रहेंगी। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे 2 रोटेशंस में 1 सेकंड मुझे दरकार है, यानी कि वो 1 सेकंड के अंदर 2 रोटेशंस कंप्लीट कर रहा है। थोड़ा सा पेंडुलम फास्ट है मेरा। ठीक है, नहीं हम मेन टीचर से पढ़ा रहे हैं अभी। अच्छा, तो देखें जो वेव्स हैं आपकी, वो जो 2 रोटेशंस कंप्लीट हो रही हैं वो 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो रही हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स। नंबर ऑफ वेव्स कितनी होगी? नंबर कितनी होगी? 2। सेकंड कितने हैं? 1। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 होगी, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 2 वेव्स गुजर चुकी हैं, तो 2, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2। इसकी जो होती है यूनिट होती है वो हर्ट्ज में होती है। मैं समझा देता हूँ, फीचर्स ऑफ SHM एक्सप्लेन। अच्छा, पॉइंट 3 आपको मैं समझा देता हूँ। बस ये सिर्फ मुझे मिल रहा है मैसेज, ये इस तरह की अगर आप बात करेंगे तो आप पिक कर दूंगा मैं आपको क्लास। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल इसका जो टाइम पीरियड है, 1 सेकंड के अंदर एक ही वेव जा रही है, ज़्यादा नहीं जा रही। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक कंप्लीट रोटेशन है, ये सेकंड कंप्लीट रोटेशन है, ये थर्ड, इसमें मैंने 3 कंप्लीट रोटेशंस कंप्लीट कर चुका। ठीक है, अगर एक कंप्लीट रोटेशन हो रही है 1 सेकंड में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 हर्ट्ज होगी। ठीक है, ठीक है, एक मिनट अच्छा, और अगर यही वेव्स मैं कहता हूँ कि काफ़ी सारी वेव्स आ गई हैं अभी, मैं ये बाकी सारा रेस कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं ऑलमोस्ट अगर इसको गिनते नहीं है, तकरीबन मैं कह देता हूँ 8 है, 8 है। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स गुजर गई? 8 कंप्लीट रोटेशन, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 8 हर्ट्ज। ठीक हो गया बच्चे, हर्ट्ज एक नाम था बंदे का जिसने ये फ्रीक्वेंसी इजाद की थी, तो हर्ट्ज उसी से निकला। ठीक है, हर्ट्ज का कोई मतलब नहीं है, HZ इज बेसिकली हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज। ठीक है, जिस तरह आप मेरे से पूछेंगे व्हाट इज मेंट बाय सेकंड, तो वो मुश्किल हो जाएगा जवाब देना। ठीक है, अभी एक पॉइंट रह गया, मैं आपको वो समझा देता हूँ। हमारे पास 2 मिनट है अभी इस क्लास में। थर्ड बात की थी कि थर्ड पॉइंट ये वाला, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये वाला पॉइंट, राइट? इसका ये मतलब है कि अगर हम जो बॉब है या बॉल है इन सिंपल पेंडुलम, इसको उठाकर हम दूर ले जाएं, मीन पोजीशन से ज़्यादा दूर ले जाएं, काफ़ी ज़्यादा दूर ले जाएं, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। मीन पोजीशन की तरफ जाते जाते स्पीड ज़्यादा होगी। ज़ाहिर सी बात है ना, जितनी आप ऊपर से चीज़ गिराएंगे उतनी ज़्यादा स्पीड से गिरेगी, जितनी नज़दीक से गिराएंगे। तो
यस, हर्ट्ज इज ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अगर मैं उसको नज़दीक मीन पोजीशन से थोड़ा सा नज़दीक लेकर जाऊंगा तो वो इतना स्पीड में नहीं जाएगी, लेकिन टाइम पीरियड उसका सेम ही रहेगा। ठीक है, एक मिनट, इस कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, अगर मैं बॉब को यहाँ से उठा के सिर्फ यहाँ पर लेकर आया तो इतना दूर नहीं लेकर जा रहा। ठीक है, तो ये इसकी स्पीड यहाँ तक आते आते इतनी ज़्यादा स्पीड में नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको उठा के इतनी दूर उठा के ले जाता हूँ तो यहाँ पे इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है बच्चे, इतनी सी बात। बच्चे ट्रांसफॉर्म नहीं करते हम सर्कल को, सर्कल वो ऑटोमेटिकली बन जाता है, क्योंकि अगर विद रिस्पेक्ट टू अगर हम टाइम उसका ग्राफ देखें तो वो सर्कल ही रिप्रेजेंट करता है पूरा। मेरे पास मेरे ख्याल से टाइम खत्म हो गया है, लेस देन 1 मिनट रह गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन ही होगी। ठीक है, क्वेश्चन आपको होमवर्क आपको पता चल गया।